और सर्टोली सेल से एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसे इन्हिबिन कहते हैं। इन्हिबिन क्या करता है, ये स्पर्म के फॉर्मेशन में भाग लेने वाले हार्मोन्स का कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। यानी ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो स्पर्म के फॉर्मेशन में प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, उन हार्मोन्स का कंट्रोल भी इन्हिबिन करता है। जैसे FSH हो गया, LH हो गया, इन हार्मोन्स का कंट्रोल इन्हिबिन के पास होता है। ये कहाँ से निकलता है, सर्टोली सेल से। सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, नर्स सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सर्टोली सेल की सतह पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, गोलाकार स्पर्मेटिड से सर्पिलाकार स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हो गई टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उसकी आंतरिक गांठ हो गई। ठीक, अब हम लोग टेस्टिस के बाद पढ़ेंगे थर्ड पार्ट जो है इपिडिडाइमिस, जो टेस्टिस से बहुत संघनित नलिका के रूप में निकलता है, उसे कहते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस लगभग 2 से 6 मीटर लंबी नली होती है। छः मीटर लंबी नली होती है। इपिडिडाइमिस तीसरा पार्ट है। इपिडिडाइमिस अधिवृषण। अधिवृषण टेस्टिस से निकल करके यहीं पर टेस्टिस की सतह पर ही संघनित हो जाती है। रेटी टेस्टिस पढ़े थे, वृषण जालक, वहाँ से कई नलिकाएं मिल करके इकट्ठा होकर के अधिवृषण का निर्माण करती है। अधिवृषण के मुख्य 3 भाग हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबी नली होती है, बहुत कुंडलित होती है, 6 मीटर। इसमें जो पहला भाग होता है वो हेड भाग होता है, हेड कहें या कैपट कहें या शीर्ष कहें, हिंदी में सिरा भाग, शीर्ष भाग। दूसरा भाग होता है टेल भाग, पुच्छ भाग, टेल रीजन। और बीच का भाग जो होता है वो बॉडी होती है, बॉडी या कार्पस। 3 भाग होते हैं, काउडा इपिडिडाइमिस, बॉडी इपिडिडाइमिस और हेड कैपट इपिडिडाइमिस, यानी 3 पार्ट हैं। एक सिरा पार्ट होगा जो निकलेगा जहाँ से, वो सिरा भाग होगा। जैसे हम लोगों ने टेस्टिस पढ़ा था, टेस्टिस में ये भाग इस तरह, तो ये भाग ऊपर का भाग हेड भाग कहलाएगा, जहाँ पे सारी नलियाँ जाकर के मिलती हैं। फिर ये भाग पूरा, यहाँ का ये भाग, ये पूरी बॉडी भाग कहलाएगी, ये हेड भाग कहलाएगा। और जो ये इधर निकलेगा इस भाग को टेल भाग कहा जाता है। तो 3 भाग हैं इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस की जो नली होती है, उस नली की जो आंतरिक सतह है, उस आंतरिक सतह पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम की परत पाई जाती है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम की परत पाई जाती है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम की यहीं पर जो शुक्राणु निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम की सतह पर ही उसका मैच्योरेशन होगा, नरिशमेंट होगा। और इसकी सतह पर माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर निकले रहते हैं, सूक्ष्मांकुर। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम पर सूक्ष्मांकुर निकले रहते हैं, माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर निकले रहेंगे। सूक्ष्मांकुर इस तरह, जैसे ये कोशिका है, ये इस पर ब्रुश लाइक बॉर्डर रहता है, इस तरह। सूक्ष्मांकुर जो होते हैं इस स्पर्म को एक मूवमेंट, एक मोशन प्रदान करते हैं, एक गति प्रदान करते हैं। तो इपिडिडाइमिस के अंदर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम पाई जाती हैं। 3 हैं, हेड, बॉडी एंड टेल रीजन। तो इपिडिडाइमिस थर्ड पार्ट है। फिर इपिडिडाइमिस के बाद पार्ट आता है, तो इसका 4th पार्ट है वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इपिडिडाइमिस से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड से होकर के आगे की तरफ यहाँ पर इकट्ठा दोनों नलियाँ मिलती हैं। बीच में एक ग्रंथि आती है जिसको शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के बाद की जो नली होती है
इस नली को इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, स्खलन नलिका कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो वासा डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होकर के आगे की तरफ आकर के शुक्राशय से मिलती है, और शुक्राशय के बाद जो नली निकलती है उस नली को स्खलन नलिका इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है पूरी। इसके अंदर भी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है, क्रमानुकुंचन की गति पाई जाती है, जिससे स्पर्म आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत आंतरिक दीवारों में ग्रंथियां होती हैं जिससे कुछ सिक्रेटरी मटेरियल निकलता है जो सतह को मार्ग को चिकना बनाता है, जिससे आसानी से स्पर्म ऊपर की तरफ चढ़ सकें। तो ये जनन वाहिनी है, इजैकुलेटरी डक्ट और वासा डिफरेंस। इसके बाद आती है वासा डिफरेंस। जब इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में आगे मिलती हैं तो एक यूरेथ्रा, एक मार्ग के द्वारा दोनों आपस में खुलती हैं यहाँ पे, और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर है। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव डक्ट की ओपनिंग, इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग दोनों सेम है, एक ही जगह दोनों खुलते हैं। फिर इसके बाद आता है यूरेथ्रा। तो इसका फिफ्थ पार्ट आता है पेनिस, शिश्न या यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, जिसको हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग, यानी यहाँ जनन वाहिनी यानी रिप्रोडक्टिव डक्ट जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसकी ओपनिंग और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यानी मूत्राशय की ओपनिंग दोनों सेम है। और ये कहाँ है? प्रोस्टेटिक के ऊपर, यहीं पर प्रोस्टेटिक ग्लैंड की भी ओपनिंग है और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन आएगा, और इजैकुलेटरी डक्ट की भी ओपनिंग यहीं पर है। दोनों इकट्ठा सभी यहीं पर ओपनिंग खुल जाती है, यानी मेल में रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग दोनों सेम है, जबकि फीमेल में अलग अलग होती हैं। तो ये यूरेथ्रा जो है ये आगे जा कर के एक मस्कुलर ऑर्गन जो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है, जो हमारा बाह्य जननांग है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट जिसको कहते हैं, उसमें जा कर के खुलता है। यूरेथ्रा मार्ग में ही आगे प्रोस्टेटिक ग्लैंड के आगे एक कार्पर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है। अभी हम सभी जनन ग्रंथियों के बारे में, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं, सहायक जनन ग्रंथि, उनको इकट्ठा हम क्रम से पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पर जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, यहाँ पर एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से पीछे का भाग जो आंतरिक इंटरनल ऑर्गन होता है, जबकि इसके बाहर के पूरे भाग एक्सटर्नल होते हैं। तंतुपट एक सेप्टम कवर करता है। इसके बाद ये यूरेथ्रा एक मार्ग के रूप में आगे एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट में खुलता है। एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट क्या है? पेनिस, जिसको हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। शिश्न के ये बीच में ये जो नली दिख रही है यही है यूरेथ्रा। इसके ऊपर की जो परत ये दिख रही है, नीली परत दिख रही है, इस परत को कहा जाता है कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम कहा जाता है। ये सब संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू की परत होती है। जो बीच की परत है, मोटी परत, पेनिस में बीच की जो परत होती है, पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, फूला हुआ मांस का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है, बाह्य जननांग है। इसमें बीच का जो भाग होता है उसको कहा जाता है कार्पस स्पॉन्जियोसम। और इसके ऊपर की जो परत होती है थोड़ा और मोटी परत होती है, जिसको कहा जाता है कार्पोरा कैवर्नोसा। और ये कार्पोरा कैवर्नोसा के ऊपर ये थोड़ा सा फूली हुई घुंटी के लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको कहा जाता है क्रूरा ऑफ पेनिस। और इसका ये फूला हुआ भाग जो होता है इसको बल्ब कहते हैं, बल्ब ऑफ पेनिस। यानी कार्पस स्पॉन्जियोसम का ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग जो रूट पार्ट होता है, जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है, उस आंतरिक भाग को बल्ब कहा जाता है। और इसके
बगल वाली जो बाहर की फूली हुई स्ट्रक्चर होती है जिसको कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, उसके ऊपर का जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसको क्रूरा कहा जाता है, क्रूरा ऑफ पेनिस। इसके ऊपर एक स्किन की परत होती है, वो स्किन आगे जा कर के थोड़ा सा ओवर ग्रोथ कर लेती है, उसको कहा जाता है, उस स्किन वाले पार्ट को कहा जाता है प्रीप्यूस, या उसी को कहा जाता है फोर स्किन कहा जाता है, जो पेनिस को चारों तरफ से ढक कर रखती है। तो इसको अगर हम इस पेनिस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, यहाँ पर पेनिस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो वो स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा। पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर लें, पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह स्ट्रक्चर दिखती है। पेनिस के ट्रांसवर्स सेक्शन में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है अगर उसको कट करें। पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन, इसका जो ये वाला भाग है ये कौन सा होगा, कार्पोरा कैवर्नोसा, और ये जो बीच वाला भाग होगा इन दोनों से ढका हुआ बीच साइड में, इस भाग को क्या कहेंगे, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। और ये नली जो होगी, ये बीच में जो नली खुल रही है ये क्या है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा हो गई। और ये बीच में कार्पोरा कैवर्नोसा के बीच में आर्टरी होती है जिसको डीप आर्टरी कहते हैं, जो एकदम अंदर होती है, डीप आर्टरी, जो एकदम गहराई में धमनी होती है जिससे रक्त आता है इसमें। जैसे ही एक्साइटेड होते हैं उससे इसमें कार्पोरा कैवर्नोसा की आर्टरी में ब्लड बहुत सारा फिल्ड हो जाता है और ये मस्कुलर ऑर्गन जो होता है ये सॉलिड हो जाता है, फूल जाता है। इसको कहा जाता है इरेक्टाइल ऑफ पेनिस। तो डीप आर्टरी होती है कार्पोरा कैवर्नोसा में, और उनके ऊपर का जो परत होता है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दोनों में कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसम दोनों में जो बाहरी परत है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की होती है, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक की परत होती है। यही पूरा पार्ट ये पेनिस कहलाता है, ये हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है। ओके, तो ये हो गए इतने हम पढ़ लिए, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के। अब इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, सहायक जनन ग्रंथियां हैं। तो सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में क्रम से देख लेते हैं। पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, अब आते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पे, सहायक जनन ग्रंथि। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इंटरनली ये सबसे पहली जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकिल, हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। ये फर्स्ट ग्लैंड है जो इंटरनली जो सबसे पहली है, जो वासा डिफरेंस से जुड़ती है और फिर इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में बाहर निकलती है। तो सेमिनल वेसाइकिल शुक्राशय फर्स्ट ग्लैंड है जिसका लगभग 60% कंट्रीब्यूशन है सीमेन में, 60% कंट्रीब्यूशन है सीमेन में। इससे निकलने वाला पदार्थ जो होता है जिसको जो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, इससे निकलने वाला पदार्थ जो सिक्रीशन होगा वो एल्कलाइन होगा। इसमें कई पदार्थ पाए जाते हैं। हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर, एनिमल बॉडी में फ्रैक्टोज शुगर नहीं पाई जाती, लेकिन ये अकेली एक ऐसी ग्लैंड है जहाँ पर फ्रैक्टोज पाया जाता है, शर्करा पाई जाती है, फ्रैक्टोज। इसके साथ में प्रोस्टेग्लैंडिन पाया जाता है और
एक पदार्थ पाया जाता है जिसको सीमेनोजेलिन कहते हैं, सीमेनोजेलिन। 3 पदार्थ यहाँ मुख्य पाए जाते हैं, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सीमेनोजेलिन। इसका 60% भाग सिक्रीशन होता है। फ्रक्टोज क्या करता है, ये स्पर्म को नरिश करके उससे एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन वेजाइना की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। सीमेनोजेलिन सीमेन को, सीमेन यानी वीर्य को कोगुलेट करता है, कोगुलेट कर देता है, थोड़ा स्कंदन कर देता है, जमा देता है, जिससे वीर्य जो है वो गाढ़ा हो जाए, सीमेन गाढ़ा हो जाए। तो ये मुख्य है, ये 60% हिस्सा है इसका, क्षारी होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। फिर ये पहली ग्लैंड है जिसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, जो इस स्पर्म को एटीपी देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी के लिए फ्रक्टोज है। सेकंड जो ग्लैंड है वो है सेकंड ग्लैंड जिसको प्रोस्टेट कहा जाता है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका लगभग 25% 25% इसका पार्टिसिपेशन है। इससे निकलने वाला पदार्थ एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसमें भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन वाले होते हैं, प्रोटीन एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन, पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम। इसके अलावा फास्फेटेज, सिट्रेज, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो खराब पदार्थों को नष्ट करते हैं और इसके साथ साथ सीमेन के ज़्यादा कोगुलेशन को भी रोकते हैं, ताकि ज़्यादा सीमेन गाढ़ा ना होने पाए, जिससे स्पर्म एक्टिव रहें। इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। एक और एंजाइम है जिसको हाइलुरोनिडेज कहते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम भी कहा जाता है। तो इसमें प्रोस्टेट में 25% इसका पार्टिसिपेशन है। इसका जो लिक्विड होगा वो एसिडिक होगा, ये एल्कलाइन है। एल्कलाइन एसिडिक ये क्या करते हैं, फीमेल के वेजाइना के एसिडिक नेचर को कम करता है, ये बेसिक नेचर को कम करेगा। और फिर लास्ट ग्लैंड आती है जिसको काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है, जो थर्ड ग्लैंड है, सेकंड एंड थर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल क्योंकि ये सबसे बाहरी भाग में है। तो जैसे ही पेनिस एक्साइटेड होता है, जैसे ही एक्साइटेशन होगा, सबसे पहले इसका सिक्रीशन निकल करके यूरिनरी मार्ग को, यूरेथ्रा को स्मूथ बना देता है, चिकना बना देता है, ताकि स्पर्म आसानी से निकल सके। और इस प्रकार से ये इसकी हिस्सेदारी लगभग 10 से 15% है। और इससे निकलने वाला सिक्रीशन भी बेसिक नेचर का होता है, जो कि वेजाइना के एसिडिक नेचर को कम करता है और ये पैसेज को थोड़ा स्मूथ बना देता है, चिकना बना देता है। तो इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन है तीनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का। पहला है सेमिनल वेसाइकिल, दूसरा है प्रोस्टेट, तीसरा है काउपर। सेमिनल वेसाइकिल का 60% पार्टिसिपेशन होता है, एल्कलाइन होता है। तो पहले एल्कलाइन, फिर यानी बेसिक, फिर एसिडिक और फिर से बेसिक एल्कलाइन। तो इस तरह से इनका इम्पोर्टेंस है। इसमें एक सीमेनोजेलिन पदार्थ है जो सीमेन को, वीर्य को कोगुलेट करता है। अभी हम लोग सीमेन भी पढ़ेंगे, सीमेन क्या है, व्हाट इज सीमेन। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं सब फिनिश हुए। हमने इसका अध्ययन कर लिया, स्टडी कर ली। अब इसमें जो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस है और ओवरी में जो oogenesis होती है, इन दोनों को हम लोग इकट्ठा पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन अंग।